हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस अंक में। तो बच्चों, आज के इस अंक में हम डाइट आगरा द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए फर्स्ट मॉडल पेपर में जो गणित के प्रश्न दिए गए हैं उनके 20 प्रश्नों के हलों को हम आज देखेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो बच्चों, यहाँ आपको प्रश्न संख्या 161 दिख रही है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। आप गौर करेंगे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंकों की 99 होती है। ऐसे ही 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 बार हमें 9 लिखना पड़ेगा। तो कौन सी संख्या बन जाएगी? ये 9,99,999। तो 9,99,999 आपका जो है थर्ड ऑप्शन में यहाँ दिया गया है, 9,99,999। तो ये जो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों दूसरे प्रश्न में दिया गया 79,019 है। तो 79,000 आप कैसे लिखते हैं? 79 आपने लिख दिया 79। अब इसके बाद हज़ार के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा का 3 स्थान बचना चाहिए। तो हमें 19 लिखना है। तो 19 में 1 दहाई 9 इकाई, यानी सैकड़े का स्थान यहाँ पर मिसिंग है, नहीं दिया गया है। तो सैकड़े के स्थान पे आप क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे। तो 79,000 आपका क्या बन जाएगा? 79019। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 79,019। इसके बाद प्रश्न संख्या 163 है। पूछा गया है गुणन का तत्समक अवयव है। तो तत्समक अवयव जो होता है ये क्या चीज़ है कि वह संख्या जिसको दी गई संख्या में गुणा करने पर गुणनफल सदैव उसी संख्या के बराबर आ जाए। जैसे 5 × 1 = 5। तो वह संख्या क्या है? 1 है, जिसे हम किसी भी दी गई संख्या में गुणा करें तो गुणनफल उसी संख्या के बराबर आता है। तो यहाँ पर गुणन का तत्समक अवयव क्या हो गया? 1 हो गया। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर सही हो गया। प्रश्न संख्या 164 में दिया गया है कि किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। यह नियम कौन सा है? नियम का नाम लिखा गया है वितरण प्रगुण, संवरक प्रगुण, साहचर्य प्रगुण या फिर क्रम विनिमय प्रगुण। तो यहाँ पर यह नियम जो है इस प्रकार से है कि a गुणे b प्लस c, यानी पहली संख्या हमारी a हो गई, दूसरी b, तीसरी c। तो इसका गुणनफल पहली गुणे दूसरी यानी a गुणे b प्लस a गुणे c के बराबर आता है। ठीक है, ये कैसे आ रहा है? a का गुणा हमने b में किया, फिर a का गुणा c में किया और दोनों का योगफल ज्ञात कर लिया। तो यह नियम किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों यह नियम जो है वितरण प्रगुण होता है, a गुणे b प्लस a गुणे c के। तो यहाँ जो है आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, वितरण प्रगुण। तो बच्चों यहाँ अगला प्रश्न है किसी संख्या में 0 से भाग देने पर उत्तर प्राप्त होगा। 0, 1 पूर्ण संख्या या परिभाषित नहीं। तो जब भी आप किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं, यदि हम x/0 करें या हमने 1/0, 2/0 लिख दिया, तो ये नंबर क्या होता है? किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया ही नहीं जा सकता। इसकी कोई परिभाषा नहीं है, कोई उत्तर प्राप्त नहीं होगा। यदि हम 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका उत्तर 0 आता है, लेकिन किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो ये क्या है? अनडिफाइंड है, यानी परिभाषित नहीं है। तो आपका विकल्प 4 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 166 में दिया गया है 4 मात्रक पूरब का विपरीत मात्रक क्या है? तो इसका उल्टा आपको चलना है। पूरब का उल्टा क्या हो जाएगा? पश्चिम, और 4 मात्रक तो रहेगा ही। तो 4 मात्रक पश्चिम इसका उत्तर हो जाएगा, 4 मात्रक पश्चिम। प्रश्न संख्या 167 में दिया गया है 0 है। 0 कैसी संख्या है? ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या। तो पूर्णांकों के केस में 3 तरह के पूर्णांक हमने पढ़े हैं, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो 0 तो अलग ही एक नाम से जाना जाता है, शून्य पूर्णांक के नाम से। तो यह ऋण पूर्णांक नहीं हो सकता, धन पूर्णांक भी नहीं हो सकता
और प्राकृतिक संख्या में तो शून्य आता ही नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से प्रारंभ होती हैं। और शून्य कहाँ आएगा? पूर्ण संख्या के अंतर्गत आएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत ही शून्य से होती है। तो ये आपका जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 168 में दिया गया -3 + 0 का मान है। -3 + 0, किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या फिर से प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए? -3, यानी -3 + 0 का मान क्या हो जाएगा? -3। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 169 है, 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल होता है। एक ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, शून्य या परिभाषित नहीं है। तो बच्चों, जब भी हम दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करते हैं, जैसे हमने -x गुणे -y कर लिया, इसका उत्तर क्या आएगा? ऋण गुणे ऋण हमेशा धन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से गुणन हो जाता है। इसका मतलब दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा? सदैव एक धन पूर्णांक होगा। तो यहाँ आपका विकल्प 2 जो है बिल्कुल सही हो रहा है, धन पूर्णांक। बच्चों, प्रश्न संख्या 170 है, a गुणे a का मान क्या होगा? तो किसी भी संख्या को जब हम 3 बार गुणा करते हैं तो उसे हम क्या लिखते हैं? उस संख्या की घात 3 के बराबर लिखते हैं। तो यहाँ पर a की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। a³ आपका चौथे ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका विकल्प 4 a³ सही हुआ। अगला है 5x - 4xy 4z² और 7, ये व्यंजक हैं। कैसे व्यंजक हैं? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, ये जो है ये एक पदी व्यंजक हैं, क्योंकि जैसे हमने अगर 4z² लिखा तो 4z² में 4 और z² के बीच में गुणा का चिन्ह है। और हमारे पद अलग कैसे होते हैं? ये धन या ऋण चिन्ह से अलग होते हैं। यदि यहाँ पर 4 - z² होता या फिर 4 + z² होता तो यह संख्या द्विपदी हो जाती, यह व्यंजक द्विपदी हो जाता। लेकिन यहाँ पर 4 गुणे z² है, तो इसे हम एक ही पद में गिनेंगे। और यहाँ जितने भी व्यंजक दिखाई दे रहे हैं सब इसी प्रकृति के हैं, यानी सभी क्या हैं? एक पदीय व्यंजक हैं। तो यहाँ आपका विकल्प कौन सा सही हुआ? पहला विकल्प सही हो रहा है, एक पदीय। प्रश्न संख्या 172 में AB के ऊपर एक तीर का निशान बना हुआ है और पूछा गया ये क्या है? किरण है, रेखा है, रेखाखंड है या बंद आकृति है? तो बच्चों, जब आप रेखा, किरण और रेखाखंड पढ़ते हैं तो रेखा में दोनों साइड तीर का निशान होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेखा की लंबाई असीमित होती है, इसे हम किसी अंत बिंदु द्वारा बंद नहीं कर सकते। और किरण में क्या होता है? एक अंत बिंदु होता है और एक साइड इसे हम कितनी भी दूरी तक बढ़ा सकते हैं। और जो रेखाखंड होता है उसमें 2 अंत बिंदु होते हैं और वो रेखा का ही एक भाग होता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न में हमें चिन्ह दिया गया वो इस तरीके का दिया गया है। तो ये कैसा चिन्ह है? ये रेखा का चिन्ह है। इसे हम क्या पढ़ेंगे? रेखा AB। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? दूसरा ऑप्शन सही हो रहा है। ये क्या है? रेखा है। प्रश्न 173, इसमें एक रेखाखंड दिया गया है O से A तक और पूछा गया बिंदु O पर बनने वाला कोण है। कैसा कोण है? अब यहाँ पर किरण नहीं दी गई है, किरण नहीं दी गई है, केवल अंत बिंदु दिया गया है। तो यहाँ पर दूसरी किरण तो है ही नहीं, तो हम बिंदु O पर कौन सा कोण माने? 2 किरणों के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? एक रेखाखंड है और ये किरण है ही नहीं, तो हमें लगता है ये शून्य कोण भी गलत होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कोई नहीं। यहाँ पर O और A, बिंदु O पर कोई कोण नहीं बन रहा है। कोण कब बनेगा? जब तक 2 किरणों के बीच का झुकाव नहीं लिया जाएगा। तो 173 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 174 में दिया गया निम्न चित्र में शीर्षाभिमुख कोण हैं। शीर्षाभिमुख कोण बच्चों, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को परस्पर इस प्रकार से काटती हैं तो ऐसे कोण जिनका शीर्ष एक ही हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉमन शीर्ष है, तो इस
जहाँ पर उभयनिष्ठ शीर्ष हो जाता है वो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये और ये एक शीर्षाभिमुख कोण है। इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोण 1 और कोण 4 ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, और कोण 3 और कोण 2 ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो 1 और 4 का तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन 2 और 3 का ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो कोण 2 और कोण 3 क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। तो बच्चों यहाँ प्रश्न संख्या 175 दी गई है, कोटिपूरक कोण हैं, निम्न में से कोटिपूरक कोण कौन से हैं। तो कोटिपूरक में हमें क्या करना होता है, ऐसे कोण युग्म जिनका योगफल 90 अंश आता है वे कोटिपूरक होते हैं। तो यहाँ 50 + 40 ये सही है, 30 + 60 ये भी सही है, 90 + 80 ये नहीं सही है। और यहाँ ऑप्शन 4 में दिया गया ए और बी दोनों। तो यहाँ हमने देखा इसका और इसका यानी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों में ही 90 अंश प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ हमारा जो सही विकल्प होगा वो विकल्प संख्या 4 होगा, ए और बी दोनों सही हैं। इसके बाद पूछा गया है प्रश्न संख्या 176 में, कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का क्या होती है। तो कोई भी संख्या जो होती है वो अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त्य होती है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 177 में पूछा गया है, 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं बताइए। तो 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं 83 और 89 होती हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। यहाँ पर कन्फ्यूजन इससे भी हो सकता है, लेकिन जो इसमें 87 दिया गया है वो क्या है, ये भाज्य संख्या है। 87 आपका 3 से पूर्णतः विभाज्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभाज्य संख्याएं केवल आपकी 83 और 89 होंगी, जो 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक, तो अब हम प्रश्न संख्या 178 पे पहुँचते हैं। सह अभाज्य संख्याओं का मसह होता है। सह अभाज्य संख्याओं का मसह 1 होता है। ठीक, इसके बाद समीकरण दिया गया है 179 प्रश्न में, x/2 - 1 = 2 का उत्तर है। तो यहाँ जो हमारा समीकरण है x/2 - 1 = 2, 1 को पक्षांतर करेंगे तो x/2 = 1 इधर जाके जुड़ जाएगा, 2 + 1 3, और x बराबर क्या मिलेगा, 2 का पक्षांतर होगा तो 3 में 2 का गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा 6। तो x = 6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3 है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 180 है कि दो समान अनुपात को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये तो अनुपात का चिन्ह है, ये चिन्ह है ही नहीं कोई, ये भाग का चिन्ह है, और ये है आपका समानुपात का चिन्ह। ठीक है, समान अनुपात को दर्शाने के लिए इस तरह के दो बिंदुओं के युग्म का प्रयोग करते हैं। तो ये समानुपात का चिन्ह होता है। तो बच्चों ये रहे 20 प्रश्न जो डाइट लखनऊ से मॉडल पेपर प्राप्त हुआ था राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए। उसके सभी 20 प्रश्नों के हलों को हमने इसमें देखा और समझा। बच्चों आगे हम इस तरह के और भी सॉल्यूशन मॉडल पेपर के देते रहेंगे, तो आप इन्हें देखते रहें और प्रैक्टिस में लगे रहें। धन्यवाद।